हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी फाइनल ईयर की फर्स्ट पेपर स्टडी कर रहे थे। इसमें मैं आप लोगों को यूनिट 3 मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री पढ़ा रही थी। क्लियर? इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में देखो, मैंने आपको ये कहा था कि इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल्स पे हमने मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के बारे में पढ़ा कि यहाँ पे क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल्स जो होता है, इस मॉलिक्यूल्स पे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी के या तो इलेक्ट्रॉन्स या कोई एटम या कोई एनर्जाइड मॉलिक्यूल्स, छोटा मॉलिक्यूल्स, उससे यहाँ पे इस इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल्स पे बम्बार्डमेंट कराई जाती है। क्लियर? ये इससे एनर्जी गेन करता है और ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो जाता है। क्लियर? फिर क्या होता है, इस इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो जाता है। रिमूवल होने के बाद ये जो इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल है, ये कैटायन रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है? अब जो आपने इसको एनर्जी दी है वो बहुत ज्यादा है, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए लगभग 10 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ही रिक्वायर होती है। बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो बची हुई एनर्जी है, वो इस कैटायन रेडिकल्स जो बनेगा, पहली बार जो बनेगा, वो तो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। ठीक है? इस मॉलिक्यूलर आयन के फर्दर फ्रेगमेंटेशंस होंगे, फ्रेगमेंटेशन, और ये जो फ्रेगमेंटेशन से जो आयन बनेंगे वो आयन कहलाएंगे डोटर आयन। डोटर आयन कहलाएंगे। ठीक है? अब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो फ्रेगमेंटेशंस है वो कितने टाइप से पॉसिबल हो सकते हैं। क्लियर? तो आप लोगों को प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल्स का हम मास स्पेक्ट्रा ले रहे हैं। मास स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा किस किस के बीच में होता है? अबंडेंस और एम अपॉन चार्ज के बीच में। एम अपॉन चार्ज, और इस चार्ज को हमने कितना माना था? इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होता है, यूनिटी चार्ज की फॉर्म में हमने इसको लिया था। क्लियर? हम मानते हैं कि यूनिटी चार्ज वाली फॉर्म ही बनती है। हम यहाँ पे ये भी कहा था मैंने कि यहाँ पे आयन, तो जो कैटायन रेडिकल आयन बनेगा, इससे कैटायन भी बनेंगे, एनायन भी बनेंगे फर्दर, और यहां से न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी बनेगा, और हो सकता है रेडिकल्स भी बने। ठीक है? लेकिन हम जो स्पेक्ट्रा ले रहे हैं वो केवल और केवल किसको कंसीडर करेगा? कैटायन को कंसीडर करेंगे। ये एनायन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या रेडिकल से यहाँ इनको कोई लेना देना नहीं है। इसका कहीं पे भी कुछ भी नहीं आता है। जो हमारे स्पेक्ट्रा में केवल कैटायन, कैटायन का क्या होगा? मास अपॉन चार्ज, और इस कैटायन पे चार्ज जो मानते हैं हम यूनिटी माना जाता है, क्योंकि जितने भी इन्वेस्टिगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं उन पे लगभग यूनिटी चार्ज ही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। क्लियर? और ये जो कैटायन है, इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अबेंडेंस के ऊपर, रिलेटिव अबेंडेंस, इंटेंसिटी जिसको हम कहेंगे, इंटेंसिटी, इसके बीच में ये ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो इसको हम मास स्पेक्ट्रा कहते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को अब सिखाने वाली हूँ फ्रेगमेंटेशंस के टाइप, कि ये मॉलिक्यूलर आयन जो है फर्दर जो फ्रेगमेंटेशंस करेगा वो कितने टाइप से कर सकता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशंस की। टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के फ्रेगमेंटेशंस हम यहां पढ़ेंगे। पहला
सिंपल फ्रेगमेंटेशंस, दूसरा हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट, विद एटम ट्रांसफर, और तीसरा हम पढ़ेंगे स्केलेटन, स्केलेटन रीअरेंजमेंट। एक एक करके हम इस रीअरेंजमेंट को पूरा स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल फ्रेगमेंटेशंस की। क्या होते हैं ये सिंपल फ्रेगमेंटेशंस और कितने टाइप के होते हैं? क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्रेगमेंटेशंस की। सिंपल फ्रेगमेंटेशंस केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स की रीग्रुपिंग इन्वॉल्व करता है। सिंपल फ्रेगमेंटेशंस में केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स का ही रीग्रुपिंग होता है। इन दिस टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशंस only regrouping of electrons, केवल इलेक्ट्रॉन्स की रीग्रुपिंग को इन्वॉल्व करता है। अब आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ क्लीवेज, पढ़ते हो आप लोग। उसी के आधार पे इस फ्रेगमेंटेशन टाइप को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहला पढ़ा होगा होमोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, और ये दोनों क्लीवेज आपने वहां पे पढ़े होंगे। और तीसरा टाइप है यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे रिट्रो डीलसेल्डर रिएक्शन। अब आपने होमोलाइटिक क्लीवेज या हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसमें यदि इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम उसको होमोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। और यदि शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के पास जाते हैं, जो एडजेसेंट एटम है उनमें से किसी एक एटम के पास में जाते हैं, तो एक के पास, जिसके पास जा रहे हैं वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरे के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस क्लीवेज को हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज पढ़ते हैं। क्लियर? अब ये कहाँ कहाँ होंगे और इनसे क्या क्या बन रहा है वो हम स्टडी करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की। देखो, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज उनमें होता है जिनमें हेट्रो एटम जो है वो हायर डिग्री के कार्बन से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि इनके क्लीवेज से जो कैटायन बने, इनके क्लीवेज से क्या बनेगा? कैटायन का फॉर्मेशन होगा। और कैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें अच्छे से पता है कि कैटायन जो होता है वो 3 डिग्री कैटायन मोर स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री कैटायन स्टेबल होता है, और फिर 1 डिग्री कैटायन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी होती है। सबसे ज़्यादा कौन होगा? 3 डिग्री कैटायन का। इसीलिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले पढ़ रहे हम हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्लियर? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ऑफ शेयरिंग, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ
complete transfer of sharing electrons to one atom of adjacent atoms एडजेसेंट एटम्स के एक एटम के पास कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, तो हम इसको हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। जैसे ए और बी, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है, यदि वो उसका कंप्लीट इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा, तो मान लो ये दोनों बॉन्ड के शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स इस बी के पास गए, तो क्या बनेगा, ए से पॉजिटिव प्लस में बी माइनस। क्लियर? इस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, तो उस क्लीवेज को हम हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कहते हैं। ये जो फ्रेगमेंटेशंस है, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो जिसमें हेटेरो एटम जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ हो, हायर कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट होता हो। दिस फ्रेगमेंटेशंस is important in mass spectroscopy when heteroatom is attached to the higher degree carbon. हायर डिग्री के कार्बन से अटैच होता है, तो उस टाइम कौन से टाइप का फ्रेगमेंटेशंस होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। क्लियर? हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कौन से, अल्फा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन और उस हेटेरो एटम के बीच जो बॉन्ड बना हुआ है उसके, इन दिस फ्रेगमेंटेशन both electrons are completes transfer to heteroatom. हेटेरोएटम पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे हम बात करें, और क्या फॉर्म होगा, एक कैटायन और एक रेडिकल्स का फॉर्मेशन होगा। देखो कैटायन और रेडिकल कैसे बना, अब वो देखो, एंड फॉर्म कैटायन एंड रेडिकल। क्लियर यहां तक? अब देखो, हमने ये कोई लिया R और X, ये हमारा हेटेरो एटम है। हमें पता है कि हेटेरो एटम के पास क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लोन पेयर प्रेजेंट होता है। मैंने जब आप लोगों को मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, तो मैंने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है ना, एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वो कहाँ से निकलेगा, वो यदि वहां पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो सबसे पहले वो उन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से रिमूव होगा। यदि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो फिर वो पाई बॉन्ड में से होगा, और यदि पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो फिर वो सिग्मा बॉन्ड से होगा, और सिग्मा बॉन्ड में भी सीसी से पहले होगा, और फिर सबसे लास्ट में यदि सीसी बॉन्ड भी नहीं है, तो सिग्मा सी एच बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होगा। ये ऑर्डर है। अब यहाँ पे हेटेरो एटम है, मीन्स यहाँ पे इस हेटेरो एटम के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जैसे ही आप इसको 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे, तो इससे ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन करेगा। कहाँ से, हेटेरो एटम से, और ये कहलाएगा पेरेंटियल मॉलिक्यूल।
और जैसे ही इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हुआ, ये जो लोन पेयर है ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यही फॉर्म बनेगी। क्लियर? ये है हमारा मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंटियल आयन, मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंटियल आयन, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं हिट्रोलाइटिक क्लीवेज की, तो उसके बाद इसका होगा फर्दर क्लीवेज, कौन सा, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज। हिट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा, अल्फा बॉन्ड ब्रेक होगा। अल्फा बॉन्ड कौन सा, कैटायन रेडिकल साइड्स का अल्फा बॉन्ड ब्रेक होगा, यही अल्फा होगा। कैटायन रेडिकल, ये कैटायन रेडिकल है, उसकी साइड से अल्फा पोजीशंस पे जो बॉन्ड है यही अल्फा पोजीशन है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस ब्रेक ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा। हिट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा मींस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे, जैसे ही बॉन्ड के शेयरिंग बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए, आर तो पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया मींस आर कैटायन बना, ठीक है। और ये हिट्रो एटम्स एक रेडिकल की फॉर्म में बाहर निकलेगा। कैसे, देखो ये दोनों शेयरिंग बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले गए, लेकिन ये जो एक पॉजिटिव चार्ज तो इसका कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड की फॉर्म में रहेगा, तो ये क्या बनेगा, रेडिकल, कैटायन और रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। और हमें स्पेक्ट्रा में कौन दिखाई देगा, ये कैटायन, इसका m/z वैल्यूज आएगी। क्लियर यहां तक, मीन्स हमने हिट्रोलाइटिक क्लीवेज कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम बात कर रहे हैं, जैसे एक दो एग्जांपल्स करा रही हूं मैं आप लोगों को हिट्रोलाइटिक क्लीवेज का। ये X जो है वो कौन कौन हो सकते हैं, हेलोजन हो सकता है, OH ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है वो कोई भी ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, OR हो सकता है, इस तरीके के ग्रुप, SR हो सकता है, SH हो सकता है, इस तरीके के ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। मीन्स X जो है वो हेलोजन्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकती है, OH ग्रुप हो सकता है, OR ग्रुप हो सकता है, मीन्स ऑक्सीजन के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हो सकता है क्योंकि ऑक्सीजन पे है, सल्फर के साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है वो हो सकता है, नाइट्रोजन के साथ कोई जुड़ा हुआ है वो हो सकता है, जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं CH3I की। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। इस पे लोन पेयर थे, इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराया, मॉलिक्यूलर आयन बना CH3 C CH3 CH3I, पॉजिटिव और रेडिकल आ गया, ये दो तो लोन पेयर की फॉर्म में ही रहेंगे। क्लियर? उसके बाद इसका हिट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, हिट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चले जाएंगे, तो ये तो I रेडिकल की फॉर्म में बाहर रिमूव हो जाएगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। इसका हमें क्या बन जाएगा, m/z, ये बनेगा 12 24 भारतीय 36 बार 48 48 और 6 48 और 6 50 8 6 14 54 6 नहीं 9 57, देख लेना, ये इसके पास हमें स्पेक्ट्रा मिल जाता है, एक पीक मिल जाएगी, m/z की पीक 57 पे आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक रेडिकल बना और एक कैटायन बना। क्लियर? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज सबको समझ में आया। अब हम बात करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज की। देखो हमने हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या कहा था, कंपेयर करते हुए चलेंगे, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होता है एक एटम के पास,
यहां पे क्या होगा, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एडजेसेंट एटम के पास। सेकंड हम बात कर रहे हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। इस पे शॉर्ट नोट आ सकता है, टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशंस पे आपको लिखना पड़ सकता है। होमोलाइटिक क्लीवेज की बात कर रहे हैं। होमोलाइटिक क्लीवेज में हमने कहा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ sharing electrons to the adjacent both atom. Adjacent both atom. क्लियर? दोनों जो एटम्स हैं एडजेसेंट एटम, उनमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक इकाई का। तो क्या कहलाएगा वो? होमोलाइटिक क्लीवेज कहलाएगा। होमोलाइटिक क्लीवेज में हमेशा बीटा बॉन्ड क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज में नॉर्मली बीटा बॉन्ड क्लीवेज इन होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होगा। बीटा बॉन्ड किससे? हेटेरो एटम से बीटा पोजीशंस पे जो जुड़ा हुआ है। हेटेरो एटम्स के साथ जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो अल्फा और दूसरा बीटा। ये देखो आर सी और ये हेटेरो एटम। क्लियर? या मैं वैलेंसी पूरी कर देती हूँ। CH2 हेटेरो एटम है, 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी। तो सबसे पहले इससे क्या बना? पेरेंटियल मॉलिक्यूल बन गया। पेरेंटियल मॉलिक्यूल बनेगा। अब ये अल्फा एटम है और ये बीटा बॉन्ड है, सॉरी, ये अल्फा बॉन्ड है और ये बीटा बॉन्ड है। हमने क्या कहा? जनरली बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा। बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा, बीटा बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा। क्लियर? और ये इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बना लेंगे। ये तो बन जाएगा RCH2 रेडिकल, ठीक है, और ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड X, और इसका पॉजिटिव चार्ज तो एज इट इज है इसके पास। और इसका हमें क्या बनेगा? M/Z वैल्यू आएगी इसकी। क्लियर? यहां तक मीन्स हमें होमोलाइटिक क्लीवेज भी समझ में आ गया कि होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या बनता है। होमोलाइटिक क्लीवेज से भी रेडिकल और कैटायन बनते हैं, लेकिन इस तरीके से बनते हैं। क्लियर? अब ये जो होमोलाइटिक क्लीवेज है ये हमारा 4 टाइप का होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। अल्फा क्लीवेज, बीटा क्लीवेज, एलाइलिक क्लीवेज और बेंजाइलिक क्लीवेज। बेंजाइलिक क्लीवेज हम बात कर रहे हैं अल्फा क्लीवेज की। बात करते हैं अल्फा क्लीवेज की। देखो अल्फा और बीटा में बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है। केवल और केवल इतना डिफरेंस है कि जो बॉन्ड तो ब्रेक जो हो रहा है ना वो बीटा बॉन्ड ही ब्रेक होगा। सबसे पहली बात आप जान लेना, बीटा बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे, बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा यहाँ पे।
है ना। अब देखो यहाँ पे जो हेटेरो एटम और एडजेसेंट कार्बन के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्फा क्लीवेज के अंदर तो जो पास वाला बीटा बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वो होगी एटम बॉन्ड टू एटम। जो होमोलाइटिक क्लीवेज से, देखो आपको कैसे समझ में आएगा कि जो होमोलाइटिक क्लीवेज से जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, जैसे हम बात करें इसकी RCOH, यहां रेडिकल्स थे, ये X H2 से डिनोट कर देते हैं इसको, क्लियर। इसकी बात करें हम यहाँ पे, इसमें 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो पेरेंटियल आयन बनेगा RCH2OH पॉजिटिव और रेडिकल, ये तो लोन पेयर है। उसके बाद बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा, यहाँ तक होमोलाइटिक क्लीवेज की ही बात चल रही है, बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा। अब ये जो बीटा बॉन्ड है ये दो तरीके से टूट सकता है। एक तो ये हो सकता है कि इसका जो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाए, मीन्स ये बन जाए R रेडिकल प्लस में CH2 रेडिकल और OH प्लस और रेडिकल की फॉर्म बन जाए। एक तो ये फॉर्म हो सकती है। तो ये जो फॉर्म होगी यहाँ पे जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयरिंग बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसफर कैसे हो रहा है, बॉन्ड टू एटम के पास में हो रहा है, तो ये क्लीवेज कहलाएगा अल्फा क्लीवेज। लेकिन ये भी तो हो सकता है अल्फा क्लीवेज वहां होता है जहां पे, एक बात और ध्यान रखना कि भाई ये अंतर क्या है, अंतर यही है कि अल्फा क्लीवेज वहां, एक तो ये होगा कि एटम बॉन्ड टू एटम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, दूसरी बात ये वहां पे होगा जहां पे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है हेटेरो एटम के साथ, कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है हेटेरो एटम के साथ, वहां पे कौन सा क्लीवेज होगा, अल्फा क्लीवेज होगा। अब हम बात करते हैं बीटा क्लीवेज की। बीटा क्लीवेज में भी बीटा बॉन्ड का ही क्लीवेज होगा, सेम बात है। यहां पे क्या हो रहा है, RCH, ये फॉर्म थी CH डबल बॉन्ड O, ये था, क्लियर, मीन्स जो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब इसके पास लोन पेयर थे, इसको 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, क्या हुआ, RCHO पे पॉजिटिव और रेडिकल फॉर्म बन गई, यही बन गया। और इनके पास जो डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड ही है, मैं इसको यहां लिख रही हूं RC, यहां H लिख दिया, ये डबल बॉन्ड O, इस पे रेडिकल भी है और पॉजिटिव चार्ज है, ये फॉर्म बना, ये पेरेंटियल आयन बना। यहां क्या था, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड था, यहां कैसा है, डबल बॉन्ड से बॉन्डेड, दूसरा डिफरेंस। यहां पे क्या हो रहा था, बीटा बॉन्ड का जो क्लीवेज हो रहा था उसमें बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो बॉन्ड टू एटम ट्रांसफर हो रहे थे। यहां पे क्या होगा, यहां पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहां से, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होंगे, कहां होंगे, बॉन्ड टू बॉन्ड ट्रांसफर होंगे, वही होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये भी यहां जाएगा, मीन्स ये क्या बना लेगा, R रेडिकल प्लस में C ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव चार्ज और ये H।
ये फॉर्म बनेगी। वहां क्या बन रहा था, सिंगल बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे बॉन्ड बीटा बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है बॉन्ड टू एटम, और यहाँ पे बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा, बीटा बॉन्ड क्लीवेज टू बॉन्ड टू बॉन्ड, बॉन्ड टू बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, बीटा बॉन्ड क्लीवेज कहलाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, होमोलाइटिक क्लीवेज में बॉन्ड तो बीटा ही टूट रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम। यहाँ पे हमेशा अल्फा बॉन्ड में तो सिंगल जो बॉन्डेड होता है हेटेरो एटम तो अल्फा क्लीवेज होगा। यहाँ पे जो क्लीवेज हो रहा है वो बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स एटम के पास जाता है, और यहाँ पे जब बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन्स उस बॉन्ड नए बॉन्ड के पास जाता है जो बन रहा है। क्लियर, ये डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे होमोलाइटिक क्लीवेज के दो टाइप पढ़ लिए हमने, अल्फा क्लीवेज और बीटा क्लीवेज। अब तीसरा है एलाइलिक क्लीवेज। एलाइलिक बॉन्ड का ब्रेक होगा, और फिर बेंजाइलिक क्लीवेज। देखो एलाइलिक पोजीशंस कौन सी होती है, ये हम बात करें, आर सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये एलाइलिक फॉर्म होगी, ये वाली फॉर्म। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे पेरेंटियल आयन बनेगा 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ये रहा भाई, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, आर सी सी, इस पे एक वैलेंसी और होगी, सी, यहाँ पॉजिटिव और रेडिकल। अब इस पॉजिटिव और रेडिकल बॉन्ड से एलाइलिक फॉर्म कौन सी है, ये वाली बॉन्ड, इसका क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बनाएगा, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, और क्या फॉर्म बनेगी, ये फॉर्म का फॉर्मेशन होगा, आर रेडिकल प्लस, भाई एलाइलिक पोजीशन कौन सी है, याद रखो, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा वाला, ठीक है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, ये रेडिकल बना, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक एलाइलिक फॉर्म वापस से क्रिएट हो गई, सी, ये वैलेंसी है, डबल बॉन्ड सी, ये बन रहा है, इसकी दो वैलेंसी है, आर तो चला गया, ये दो वैलेंसी है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सी, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ एक वैलेंसी और है। क्लियर, ये फॉर्म बन जाएगी, और ये एलाइलिक फॉर्म बनेगी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एलाइलिक क्लीवेज कहा जाता है। उसके बाद आता है बेंजाइलिक क्लीवेज, फोर्थ पॉइंट, बेंजाइलिक क्लीवेज। देखो ये कोई फॉर्म है CH2R, सबसे पहले यहाँ पे 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी हमने, एक इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट किया तो पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा, कोई भी एक पाई बॉन्ड ब्रेक कर दो, क्लियर, ये फॉर्म बनेगी, ये पॉजिटिव और रेडिकल, और ये CH2R। अब बेंजाइलिक बॉन्ड कौन सा है, ये वाला, इस बॉन्ड का क्या होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ये क्या बनेगा, आर रेडिकल बन जाएगा, प्लस में बेंजीन, ये बना, इस पे पॉजिटिव और रेडिकल आ रहा है, और ये CH2 रेडिकल बन जाएगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर, फिर क्या बनेगा, ये फॉर्म बन जाएगी,
यहाँ 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 पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड CH2, ये फॉर्म बनी। अब रिंग अपनी एरोमेटिसिटी वापस लाएगी, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स मोर स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ शिफ्टिंग होंगे। जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा इन दोनों कार्बन्स के बीच, यहाँ तो पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? ये बेंजाइलिक क्लीवेज हो चुका है, यहाँ पे बेंजाइलिक फॉर्म में होमोलाइटिक क्लीवेज होना। ठीक है, अब मैं इसकी फर्दर चीजें बता रही हूं आप लोगों को। क्या होगा, इसका क्या बन जाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए। अब ये जो कार्बोकेटाइन है ये आसानी से स्क्रैम्बलिंग करेगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। स्क्रैम्बलिंग के थ्रू ये 6 मेंबर्ड रिंग से 7 मेंबर्ड रिंग ट्रिपोलियम आयन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ट्रिपोलियम आयन जो होता है वो मोर स्टेबल होता है, प्लेनर होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है। ये रहा 7 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। इनमें क्या है, इस पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल, इस तरीके से है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इन सब के साथ डीलोकलाइज्ड हो जाता है। देखो कैसे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ये पाई बॉन्ड यहाँ चला गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। मीन्स पूरे रिंग के जितने भी कार्बन है सभी कार्बन्स पे डीलोकलाइज्ड हो जाता है। हाँ, प्लेनर होता है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है, इसलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड है। ये सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो क्या बन जाता है, इससे ट्रिपोलियम आयन का फॉर्मेशन होता है। कौन से बेंजाइलिक क्लीवेज से, बेंजाइलिक क्लीवेज से ट्रिपोलियम आयन का फॉर्मेशन होता है। M/E 91 पे हमें एक लाइन मिलती है, और ये जो ट्रिपोलियम आयन है ये काफी स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। ये बहुत बार जहां पे आपको इस तरीके का मिलेगा ये बेस पीक की तरह बिहेव करेगा, मीन्स इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? तो आज हमने सिंपल फ्रेगमेंटेशंस में 2 टाइप पढ़े, होमोलाइटिक क्लीवेज पढ़ा और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं रिट्रोडिल सेल्डर रिएक्शंस पढ़ाऊंगी, और उसके बाद जो बचे हुए फ्रेगमेंटेशंस हैं, स्केलेटन और रीअरेंजमेंट विद एटम, दोनों टाइप के हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।